आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर एक स्टील के दोलक वाली घड़ी के लोलक का दोलनकाल 2 सेकंड है। अब यदि घड़ी का ताप 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जा रहा है तो प्रतिदिन समय मापन में कितना लाभ या हानि होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। जबकि स्टील के लिए उसके रैखिक प्रसार गुणांक का मान हमें 1.2 गुणा 10 की घात ऋण 5 प्रति डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। पहले हम देखें तो एक लोलक के लिए उसका आधार होगा। आधार अब यहाँ से वो डोरी से बंधा हुआ होगा, उसे कुछ इस तरह से बना दिया। अब ये जो है वो स्टील का बना हुआ है, ठीक है। तो स्टील यहाँ पर है। तो स्टील के लिए अब हमें दिया क्या है? सबसे पहले तो दिया है प्रारंभिक ताप के रूप में। प्रारंभिक ताप को हम स्मॉल t1 से प्रस्तुत करें, मान दिया है 20 डिग्री सेल्सियस है। अब वो कितना हो जा रहा है इस स्थिति पर? अगर दोलन काल को देखें तो t का मान, ठीक है, t का मान यहाँ पर कितना 2 सेकंड के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम दूसरी स्थिति पर जब घड़ी का ताप कितना हो जाता है, T2 हो जाता है, T2 मतलब कितना 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब हमें देखना होगा कि प्रतिदिन उस समय पर जो दोलन काल है वो टी डैश के रूप में प्रस्तुत होगा और उसका मान कितना होगा। तो इस तरह से हम प्रतिदिन समय मापन में कितना लाभ या हानि होगा वो हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें स्टील के लिए उसके रेखीय प्रसार गुणांक का मान अल्फा के रूप में दिया हुआ है, तो हम पहले लिख लेते हैं उसके मान को। तो अल्फा बराबर यहाँ पर होगा स्टील के लिए ना, ध्यान दीजिएगा, वो हमारे पास 1.2 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 5 ये प्रति डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले बात करें तो ताप में होने वाला परिवर्तन डेल टी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। कितना है? ये हमारे पास होगा T2 ऋण T1 के रूप में। सामान्य सी बात करें 30 ऋण 20 के रूप में, तो इसका मान आता है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेल टी का मान हमारे पास यहाँ पर, चूंकि तापमान में वृद्धि हो रही तो लंबाई में भी इसकी वृद्धि होगी ऊष्मीय प्रसार के कारण, तो हम उसे डेल एल से प्रस्तुत करेंगे। इसका सूत्र क्या होगा? एल यहाँ पर अल्फा डेल टी के रूप में, ठीक है। तो डेल टी हमने इस तरह से दे दिया। अब यहाँ पर अगर हम इसे लिखना चाहें तो डेल एल बटे एल के रूप में लिख देते हैं, और ये हमारे पास बनता है अल्फा डेल टी के रूप में। तो डेल एल बटे एल मतलब लंबाई में होने वाले परिवर्तन का मान अगर हम देखें तो अल्फा का मान हमारे पास कितना है? 1.2 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 5, और डेल टी का मान अगर हम देखें तो वो 10 है हमारे पास। इस तरह से अगर हम इसके मान को हल करेंगे तो डेल एल बटे अगर हम यहाँ पर देखें एल के रूप में इसका मान, तो हमारे पास इसका मान आता है 1.2 गुणा 10 की घात यहाँ पर कितना ऋण 4 के रूप में, ठीक है। इतना तो मान हमें मिल गया। ये तो हम समीकरण 1 के रूप में हम उसे प्रस्तुत कर दिए। अब जो दोलन काल है यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो कितना है? वो अगर उसके सूत्र को देखें तो 2 पाई यहाँ पर होता है एल बटे जी के रूप में। एल हमें क्या बता रहा है? प्रभावकारी लंबाई को बता रहा है। तो ये तो इतना हुआ, और फिलहाल के रूप में अगर हम इसे लिखना चाहें तो समीकरण 2 नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 हमने दे दिया। अब हम बोल रहे हैं कि जैसे अगर लंबाई में वृद्धि हो से क्या कहेंगे? एल था, एल प्रारंभिक लंबाई थी, वो बढ़ करके कितनी हो गई है? एल डैश हो गई है। तो लंबाई में होने वाला परिवर्तन कितना? डेल एल के रूप में। तो डेल एल के रूप में अगर वृद्धि होती है तो हम दोलन काल के सूत्र को अब क्या लिख पाएंगे? तो दोलन काल का सूत्र अब यहाँ पर टी डैश के रूप में प्रस्तुत होगा, जिसका मान होगा 2 पाई, और यहाँ पर वर्गमूल के रूप में इसका मान अगर हम देखें तो एल धन यहाँ पर बनता है डेल एल के रूप में, ठीक है। और अगर नीचे देखें तो ये स्मॉल जी के रूप में मान बनता है। आगे अगर हम इसे हल करें तो टी डैश के रूप में इसका मान होगा, ये हमारे पास बनता है 2 पाई, और यहाँ पर हमने क्या किया? एल को वेनिस लिया, जी हमारे पास पहले से मौजूद है, और यहाँ पर एक धन इसे लिखा जाएगा डेल एल बटे एल के रूप में, ठीक है ना। इतना तो हमने ले लिया, और फिर से इसे ये जो पद हमारे पास प्राप्त हुआ है अभी, इसे हम ले लेते हैं समीकरण 3 के रूप में, और इसकी तुलना हम आगे करेंगे। तो समीकरण 3 हमारे पास तरह अगर यहाँ पर समीकरण 2 और 3 की तुलना की जाए तो समीकरण 2 एवं 3 से हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो इनकी तुलना करेंगे तो उसे हम भाग देते हैं, तो टी डैश बटे टी के रूप में उसका मान बनेगा। तो ऊपर टी डैश हमारे पास कितना है? 2 पाई, यहाँ पर बनता है एल, और एक धन डेल एल बटे एल के रूप में, और यहाँ पर बटे में इसका मान बनता है स्मॉल जी के रूप में, और हम यहाँ पर इसे भाग दें तो ये हमारे पास भाग देने के बाद कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई के बाद यहाँ पर हम इसके मान को रखें तो ये हमारे पास है एल बटे जी के रूप में। अब देखिए कुछ मान यहाँ पर हट जाएंगे, मान जो हटेंगे वो कट गया, तो हमारे पास टी डैश बटे टी का मान कितना मिल रहा है? वो आता है वर्गमूल के अंदर, यहाँ पर हम उसे लिखें एक धन डेल एल बटे एल। अब यहाँ पर हम डेल एल बटे एल के मान को अगर हमने रखा है तो उसके मान को अगर हम यहाँ पर रख के देखें तो यहाँ पर है एक धन हम करते हैं 1.2 गुणा 10 की घात यहाँ पर बनता है ऋण 4 के रूप में। तो ये हमने टी डैश बटे टी के मान को रख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बना, और इसे तो अगर हमें देना होगा मान तो समीकरण के रूप में अगर हम इसे देना चाहें तो ये हमारे पास बन सकता है समीकरण 4 के रूप में, ठीक है। समीकरण 4 हमने नाम दे दिया है। अगर दोलनों में होने वाली हानि अगर हमें देखनी है तो क्या हुआ था? पहले था दोलन काल का मान टी, और बाद में वो कितना हो गया? टी डैश। इस तरह से अगर हम बोलें तो ये दोलन में होने वाली हानि होगी, तो दोलन में हम हाश लिख देते हैं, ठीक है। दोलन में हास ये किस किस रूप में प्रस्तुत होगा? ये होगा यहाँ पर
टी डैश ऋण टी के रूप में। और ऐसे हमें समय काल को बताता है, तो इस समय में देखिए अगर परिवर्तन आ रहा है या कमी हो रही है तो समय में यहाँ पर क्या होगा, समय में हानि होगी। तो क्या लिख पाएंगे, इसे हम लिखते हैं टी डैश ऋण टी बटे, अगर हम यहाँ पर रखें तो टी का मान बनेगा। और ये अगर हमें समय में सेकंड पर मान देखना होता है तो 24 घंटे होते हैं दिन में और 3600 सेकंड होते हैं, तो हमने ये गुणा कर दिया और ये जो भी मान हमारे पास मिलेगा वो सेकंड पर आएगा। इस तरह अगर हमने टी डैश बटे टी का मान देखा तो इसे ऋणात्मक रूप से 1 ले रखा यहाँ पर और इसे फिर से लिखा 24 गुणा 3600 और ये जो भी मान बन रहा है वो सेकंड पर बन रहा है। तो इस तरह से समय में होने वाली हानि को अगर हमें निकालना है तो अगर हमने टी डैश बटे टी का मान यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है वर्गमूल के अंदर, एक धन यहाँ पर मान बनता है 1.2 गुणा यहाँ पर होगा 10 की घात ऋण 4 के रूप में और ऋण 1 यहाँ पर बनता है और ये दोनों किसमें आते हैं, ये आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास ये कुछ मान हुआ। अब हम इस पे गुणा करने वाले हैं 24 गुणा 3600 का, 24 गुणा किए और यहाँ पर 3600 का हमने गुणा करा। कैसे हल किया जाएगा, इसे हम हल करने के लिए द्विपद प्रमेय का उपयोग करेंगे। और बाकी जो देखिए द्विपद प्रमेय में अगर हम इसे हल करते हैं तो हल करने के बाद जो बाकी के पद होंगे उसे हम नगण्य मान लेंगे। तो इस तरह से अगर हमने इसे हल किया तो ये हमारे पास बनता है एक धन यहाँ पर 1/2 गुणा हमने करा 1.2 गुणा 10 की घात यहाँ पर बनता है ऋण 4 के रूप में और ऋण 1 यहाँ पर, और एक ब्रैकेट के अंदर लिया और हमने इसे गुणा किया 24 का और यहाँ पर बनता है 3600। अब देखिए कुछ पद कटेंगे, ऋण 1 और यहाँ पर 1 कट जाएगा तो हमारे पास मान बन रहा है 1.2 गुणा 10 की घात यहाँ पर बनेगा ऋण 4 के रूप में। और हम इसे अगर देखें आगे तो ये हमारे पास बनता है बटे 2 के रूप में और ये हमारे पास है 24 गुणा 3600 के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास इतने मान बने। तो जो हानि का मान है यहाँ पर हमें हल करने के बाद कितना मिलता है 5.18। ये किस में आएगा, चूंकि हमने सेकंड में परिवर्तित कर लिया था इसलिए समय में जो होने वाली हानि है इसे हम सीधे सीधे लिखें तो समय हानि कह देंगे। तो समय हानि का मान यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर आवर्तकाल में होने वाला समय में हानि 5.18 सेकंड का होगा। ठीक है, यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।